गुड मॉर्निंग। आज हमें जनन में नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 10 विषय विज्ञान, दिनांक 1/7 1/7/2020। प्रकरण पाठ 2 नर जनन तंत्र। ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये नर जनन तंत्र है, यानी पुरुषों के अंदर, लड़कों के अंदर ये नर जनन तंत्र पाया जाता है। इस नर जनन तंत्र के ये भाग हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आप देखिए, इसमें प्रमुख रूप से जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये है वृषण। वृषण, इसके बाहर वृषण कोश पाया जाता है, वृषण एवं वृषण कोश। इसमें देखिए प्रमुख रूप से ये जो वृषण है, ये हमारी जो दोनों पैर हैं, दोनों पैरों के बीच में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, लटके रहते हैं। ये शीशन के पास में, शीशन भी बाहर होता है और वृषण भी बाहर होते हैं। ये बाकी भाग, ये सारे जो भाग हैं, ये शरीर के अंदर पाए जाते हैं। इसमें इसका लैंगिक जनन में इसका जो प्रमुख कार्य है इस वृषण का, ये युग्मकों का निर्माण करना है। मैंने कल बताया था आपको कि नर युग्मक, मादा युग्मक। तो इसमें नर युग्मकों का, यानी प्रमुख रूप से इसमें सेमिनिफरस नलिकाएं पाई जाती हैं। वृषण में एक जोड़ी होते हैं। मैंने इसमें एक का ही चित्र बना रखा है, बाकी इसके पास में जस्ट दूसरा और होता है। और इसी प्रकार से ये इनका जो संबंध होता है, ये शुक्राशय से होता है। सेमिनिफरस नलिकाएं शुक्राणुओं की उत्पत्ति करने में काम मदद करती हैं। इसमें नर जनन कोशिकाएं शुक्राणु का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। एक जोड़ी वृषण, वृषण के प्रमुख रूप से दो कार्य होते हैं। प्रमुख कार्य तो यह होता है कि ये शुक्राणु का निर्माण करता है, और दूसरा इस वृषण का प्रमुख दूसरा कार्य ये होता है कि जो नर जनन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका स्त्राव करने का कार्य इस वृषण का होता है। वृषण के दो प्रमुख कार्य होते हैं। पहला काम शुक्राणु की उत्पत्ति करना, और दूसरा कार्य है इसका हार्मोनों का स्त्राव करना। और नर में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और इसी प्रकार वृषण को ये इसके बाहर की साइड में ये वृषण कोश पाया जाता है। ये वृषण कोश इस वृषण को स्थिर रखने में मदद करता है। स्थिर रखने में एक गोल जैसी ये संरचना पाई जाती है, जिसे अपन वृषण कहते हैं। मैंने कहा दोनों पैरों के बीच में ये एक जोड़ी वृषण लटके रहते हैं, शीशन के पास में लगे रहते हैं ये। तो इसी प्रकार वृषण कोश इसके वृषण को स्थिर रखने का काम, दूसरी बात ताप नियंत्रण का काम भी प्रमुख रूप से वृषण कोश का होता है। इसमें क्या होता है कि देखिए, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर का जो ताप है ये ज्यादा होता है, और इस ज्यादा ताप में शुक्राणु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस कारण से वृषण शरीर से बाहर पाए जाते हैं। प्रकृति की व्यवस्था है, भगवान ने कर रखी। तो इसी प्रकार इसका यानी शरीर का जो हमारा ताप है और वृषण का ताप है, लगभग 2.5 से 3 सेंटीग्रेड ताप कम रहता है। वृषण में ताप कम रहता है, शरीर में ताप ज्यादा होता है। तो ज्यादा ताप में शुक्राणु की उत्पत्ति नहीं हो सकती, खत्म हो जाते हैं शुक्राणु। इस कारण से ये बाहर पाए जाते हैं। तो शरीर के अंदर यह वृषण का जो ताप है, टेम्परेचर जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, ये टेम्परेचर
ये शरीर के अन्य भागों से इस वृषण का जो ताप है यह कम रहता है। ये वृषण एक जोड़ी पाए जाते हैं और इसी प्रकार से ये शुक्र वाहिनी के द्वारा जुड़े रहते हैं। आप देखिए वृषण है, इसके बाहर की तरफ वृषण कोश पाया जाता है और इसके ऊपर अधिवृषण जिसको हम कहते हैं एपिडिडिमस, क्या कहते हैं? एपिडिडिमस, वृषण, अधिवृषण, ठीक है। तो ये इसके अंदर फिर ये आगे का जो भाग है ये शुक्र वाहिनी द्वारा जुड़ा रहता है। दूसरी हम लेते हैं शुक्र वाहिनी, यानी शुक्र वाहिनी ये जो भाग है इसको हम कहते हैं शुक्राशय। और शुक्र वाहिनी कहाँ जुड़ रही है? शुक्राशय से जुड़ रही है। किससे जुड़ रही है? शुक्राशय से। ये देखिए यहां से ये शुक्र वाहिनी और दूसरा ये वृषण से जुड़ी हुई है, यानी वृषण और शुक्राशय को जोड़ने वाली वाहिनी होती है जिसको हम कहते हैं शुक्र वाहिनी। क्योंकि शुक्र वाहिनी नाम इसका क्यों पड़ा है? क्योंकि यह शुक्राणु को लाने पहुंचाने का काम प्रमुख रूप से इसका होता है, इस कारण हम इसको शुक्र वाहिनी के नाम से जानते हैं। शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाने में ये सहायक होती है। ये एक ही मैंने दे रखा है इसमें, बाकी एक जोड़ी होती है। जैसे इसके पास में दूसरा वृषण है तो दूसरी शुक्र वाहिनी आप और इसमें जोड़ दीजिए, तो एक जोड़ी ये शुक्र वाहिनी पाई जाती हैं। ये शुक्राशय से मिलकर, ये शुक्राशय से, ये शुक्राशय है, ये शुक्राशय से मिलकर के दाईं और बाईं और स्खलन वाहिनियों में मिल जाती है। यानी शुक्राशय से मिलकर स्खलन वाहिनी बनाती है। ये शुक्राशय से मिलकर के ये स्खलन वाहिनी ये प्रमुख रूप से बनाती है। इसी प्रकार से अब तीसरा भाग है इसका, तीसरा भाग जिसको हम कहते हैं शुक्राशय। शुक्राशय जैसे आपने देखा होगा कि अपन अनाज का भंडारण करते हैं तो भंडारण कक्ष बड़े बड़े बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट भंडारण करती है। जैसे कोई आपदा होती है या कुछ होती है, जैसे इस समय कोरोना वायरस का आपदा चल रही है, तो जो गरीब हैं उनको अनाज दिया जा रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? भंडारण में से आ रहा है। ऐसे हमारे शरीर में शुक्राणुओं का भंडारण शुक्राशय में होता रहता है। उत्पत्ति कहाँ होती है? इसमें उत्पत्ति हमारे वृषण में होती है। सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती है जो शुक्राणु की उत्पत्ति करती है। शुक्र वाहिनी द्वारा ये शुक्राणु इस शुक्राशय में एकत्रित होते रहते हैं। तो भंडारण कक्ष भी है ये शुक्राशय। इसके अंदर देखिए आप, शुक्र वाहिनी शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना होती है जिसे हम शुक्राशय कहते हैं। एक थैली जैसी संरचना ये पाई जाती है जिसे हम शुक्राशय के नाम से जानते हैं। शुक्राशय में एक तरल पदार्थ का स्त्राव होता है, एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो वीर्य के निर्माण में मदद करने का प्रमुख रूप से कार्य करता है। और ये तरल पदार्थ शुक्राणुओं को, ये जो तरल पदार्थ है जो शुक्राशय के अंदर इसका निर्माण होता है, वीर्य निर्माण में मदद करता है। और ये तरल पदार्थ जो है ये शुक्राणु को ऊर्जा देने का काम करता है, एनर्जी। और दूसरा देता है गति देने का काम भी इस शुक्राशय के द्वारा उत्पन्न जो तरल पदार्थ है वो एक तो गति देता है और एक दूसरा शुक्राणु के निर्माण में भी मदद करता है और गति प्रदान करता है। अब इसके पास में है प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, कई बार प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आ जाने के कारण से मूत्र के निष्कासन में बाधा होती है, बढ़ जाने के कारण से इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। ये भी प्रोस्टेट ग्रंथि, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। देखिए आप, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। और ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये कैसी होती है? अखरोट के आकार की। जैसे कश्मीर के अंदर अखरोट पाए जाते हैं, आपने देखा होगा, अखरोट के आकार की यह प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। और प्रमुख रूप से ये बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है। बाह्य जो तरल पदार्थ का निर्माण व उत्सर्जन का प्रमुख रूप से ये कार्य करती है। प्रोस्टेट ग्रंथि अखरोट के आधार
अखरोट के आकार की होती है और इसका बाह्य ये स्रावी ग्रंथि है जो तरल पदार्थ का निर्माण और उत्सर्जन का प्रमुख रूप से काम करती है, क्योंकि उत्सर्जन का काम ये प्रोसेस ग्रंथियों की सहायता से ही किया जाता है। अब आगे है मूत्र मार्ग। आप देखिए यहां से मूत्राशय से ये जो मूत्र वाहिनी है, ये कौन सी वाहिनी है, ये मूत्र वाहिनी है, ये मूत्र वाहिनी है। और आपको ये जो दिखाई दे रहा है मुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं शीशन। शीशन यानी लिंग, ये लिंग। इसके अंदर ये जो मूत्र वाहिनी है, अंदर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मूत्र वाहिनी है और जिसे मूत्र ये बाहर खुल रही है, जिसको हम कहते हैं मूत्र मार्ग। और ये जो आगे का भाग है, इसको हम कहते हैं शीशन मुंड। आगे के भाग को कहते हैं शीशन मुंड। तो इसमें मूत्र मार्ग ये एक पेशीय नलीय संरचना है, यानी पेशीय नलिका है एक प्रकार से। मूत्राशय से निकल कर स्खलन वाहिनियों से मिलकर मूत्र जनन नलिका ये निर्माण करने का काम करती है। और आगे का जो भाग है, जिसको हम कहते हैं ये शीशन। शीशन एक बेलन की तरह होता है, बेलनाकार, ये बेलनाकार होता है शीशन। इसी प्रकार से ये वृषण कोश के जो आपने देखा होगा, मैंने कहा कि दोनों टांगों के बीच में यानी दोनों पैरों के बीच के अंदर ये एक जोड़ी वृषण लटके रहते हैं और इस प्रकार उसके पास में ये शीशन लटका रहता है। ये एक बेलनाकार संरचना होती है प्रमुख रूप से। और इसी प्रकार से ये वृषण कोश के बीच में स्थित उत्थानशील मैथुनांग है, ये मूत्र का विसर्जन करने का काम करती है। और मैथुन के समय ये उन्नत अवस्था में आकर के जो वीर्य होता है, ये वीर्य को मादा जननांग तक पहुंचाने का जो कार्य होता है, ये शीशन के द्वारा होता है। क्योंकि जो शुक्राणु होते हैं ये मादा जननांग में योनि के मार्ग से प्रवेश करते हैं और फिर ये अंड और शुक्राणु मिलकर के युग्मक का निर्माण करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है। और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ये मूत्राशय है, गोल थैली समान संरचना होती है, ये मूत्राशय है और ये शुक्राशय है। तो मूत्राशय मूत्र और शुक्राणु का निकलने का मार्ग एक ही होता है, लेकिन केवल शुक्राणु जो है ये जनन के समय ही निकलते हैं। और इसी प्रकार से ये शुक्राशय है, थैली समान संरचना, ये शुक्राशय है। और इसी प्रकार से ये मूत्र वाहिनी होती है, ये शीशन बेलनाकार आपको दिखाई दे रहा है, ये शीशन होता है। और इसी प्रकार से ये वृषण होते हैं और वृषण से लेकर के शुक्राशय तक ये शुक्र वाहिनी पाई जाती है। ये इसके प्रमुख रूप से 6 भाग होते हैं। 6 कौन कौन से भाग होते हैं? वृषण कोश पहला भाग, दूसरा भाग होता है शुक्र वाहिनी, ये दूसरा भाग है। और तीसरा भाग है शुक्राशय, ये तीसरा भाग है। और चौथा इसका भाग है ये प्रोस्टेट ग्रंथि और 5वां भाग है ये मूत्र जनन नलिका, मूत्र मार्ग जिसको कहा जाता है। और छठा भाग होता है शीशन, जिसके द्वारा मूत्र का निष्कासन किया जाता है। ये नर जनन तंत्र है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो ठीक समझ में आ जाएगा। ये आप प्रयास करिए। नमस्कार।